बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था 15.5 और एम्पेरिकल फार्मूला को, और साथ में जो इसकी एग्जांपल्स थी ना, दोनों 15.11 और 15.12 एग्जांपल्स, उनको डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, इन दोनों को पढ़ेंगे। और साथ में इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको साथ साथ बनवा रही हूँ हर टॉपिक के, तो आपने वो अपनी बुक के ऊपर एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, ये सारी बातें मैं आपको एम्पेरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में समझा चुकी हूँ और क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास जो भी कोई कंपाउंड होता है ना, उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी वो कंपाउंड कितने एटम से, कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे हमने ग्लूकोज की एक एग्जांपल डिस्कस की थी, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, एक्चुअल नंबर बताता है, यानी इसके अंदर कितने एटम्स और एलिमेंट्स हैं उनका एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर बताता है, असली नंबर बताता है। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, यानी हम इसकी जो रेशियो है ना उसको सिंपल करके लिखेंगे। हम ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या आता है, CH2O, यानी सबसे सिंपल हम इसकी रेशियो लिखते हैं, जो कि इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो हम इस लेक्चर में जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कितने एक्चुअल नंबर हैं एटम्स के। ये सारी चीजें हमने डिटेल से एम्पेरिकल फार्मूला में डिस्कस कर ली है। अच्छा, उस सब्सटेंस के अंदर अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताए हैं। एग्जांपल के तौर पे वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथाइलिन और सल्फर का। वाटर का देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। अच्छा, ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम ही है। देखिए, अब वाटर H2O है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। ये इसकी एक्चुअल जो है, इसके अंदर इतने ही एटम्स प्रेजेंट हैं। अब देखो, हम इसको सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, 2:1। 2:1 देखो, इससे छोटी हम बच्चों रेशो बना ही नहीं सकते, ना हम इसकी कोई कटिंग कर सकते हैं। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा, सेम टू सेम। अच्छा, C2H4 हमारे पास आ जाता है इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद हमारे पास ये बीच में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और S8 हमारे पास क्या है, सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि कितने एटम्स और एलिमेंट्स असल में मिलकर इस कंपाउंड को बनाते हैं, और जब हम उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उस रेशो की कटिंग करके। देखो, अब इसकी रेशो क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2:2। अब हम कटिंग करेंगे तो 2 1 2 और 2 1 2, तो 1 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख देंगे, HO। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, HO। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O2, जो कि हमें एक्चुअल नंबर बता रहा है कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। अच्छा, आगे हमें यहाँ पे जो है वो एक बताई हुई है कैलकुलेशन फॉर्मूला बताया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जो है मल्टीप्लाई कर दें, जो भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है ना, उसके साथ हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि होल नंबर होता है, यानी वो पॉइंट्स में नहीं होता, वो इस तरह होता है 0 1 2 3 4, सिंपल इस तरह की फॉर्म में होता है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के साथ। कैसे, देखिए अभी हमारे पास जैसे HO आया ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला HO, अंदर हम एम्पेरिकल फार्मूला लिख देंगे, बाहर हम जो है वो किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास वो नंबर क्या बनेगा, 2 बनेगा वो नंबर। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ भी, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, तो ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन के साथ भी 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी 2 आ जाएगा। H2O2 क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पेरिकल फार्मूला को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमें ये नंबर कैसे पता चलेगा, अगर आपको HO दिया हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरह से HO आपके पास आ गया है क्वेश्चन में, और वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो अब आपको ये तो पता है कि मैंने इस एम्पेरिकल फार्मूला को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक होल नंबर के साथ। लेकिन वो नंबर क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है,
मॉलिक्यूलर मास को, यानी उस कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो भी आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। आपने उस मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करना है, एम्पेरिकल फार्मूला के मास से। यानी अब ये आपके पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना HO, आप इसका पहले निकाल लेंगे मास। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। 16 और 1 को जब प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 17। अच्छा, और मॉलिक्यूलर मास आपको पहले से दिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर 70 दिया हुआ है आपको मॉलिक्यूलर मास, उन्होंने बताया हुआ है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इतना है और एम्पेरिकल फार्मूला HO है। अब उसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, तो आप क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप सबसे पहले उस मास को डिवाइड करेंगे, जो भी हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया है ना उसका मास निकाल के उसके साथ। तो जैसे आपने 70 को 17 से डिवाइड किया, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपकी n की वैल्यू बन जाएगी, और फिर आपने उस n की वैल्यू को इस HO के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस कंपाउंड का जो है वो उसका आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे देखिए आपको एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, इसी तरह से बहुत सिंपल एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि बेंजीन जो है उसका उन्होंने आपको एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है CH, सही है, ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है। साथ में उन्होंने मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया 78। बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने पूरा ऊपर एक्सप्लेन किया। आपने इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए देखिए हमने अभी देखा ऊपर फार्मूला हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या इक्वेशन है हमारे पास, n को हमने उसके एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हमने n को CH के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेकिन n की वैल्यू भी तो हमें नहीं पता ना, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है कि मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना है। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया था, उन्होंने आपको दिया वो होगा, देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 78। एम्पेरिकल फार्मूला मास आपने खुद पता करना है। तो ये देखिए हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला का मास कैसे आएगा, CH हमारे पास है ना एम्पेरिकल फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। 12 और 1 को प्लस किया 13 आ गया। अब सिंपल हमने 78 और 13 को जब डिवाइड कर लिया तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, सही है। अब इस 6 को हमने जो है वो बाहर रख लिया n की जगह पे, अंदर हमने अपने एम्पेरिकल फार्मूला लिखा CH। 6 और CH को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये 6 जो है ना वो अंदर इस C के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो इस C के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और H के साथ भी, तो C के साथ भी 6 लग जाएगा, H के साथ भी 6 लग जाएगा, तो C6H6 हमारे पास जो है वो बेंजीन का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। जब यहाँ पे एक साइड बॉक्स है, तो वो कह रहे हैं कि स्टिक्योमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डोसेजेस ऑफ मेडिकेशंस फॉर पेशेंट्स बेस्ड ऑन देयर वेट, एज एंड अदर फैक्टर्स। यानी स्टिक्योमेट्री के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल होता है मुनासिब, सही है, हम मुनासिब डोज का पता लगा सकते हैं। डोज क्या होता है, दवाई की जो मिकदार देनी चाहिए ना, कितनी क्वांटिटी में दवाई देनी चाहिए, उसको हम पता कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को देने के लिए, किस चीज के बेस पर कि उस पेशेंट का वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, और दूसरे जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि मेल है फीमेल है, इस तरह करके डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पर। देखिए अगर सेम दवाई है ना, अगर 5 साल का बच्चा और एक 30 साल का बंदा है तो उनको सेम डोज नहीं दी जाएगी। 5 साल के बच्चे को क्या पता वो दवाई कम डोज में देनी हो और 30 साल के बंदे को ज्यादा डोज में देनी हो। तो ये सब कुछ जो है वो स्टिक्योमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है कि अगर किसी को कम डोज मिल जाएगी तो दवाई असर नहीं करेगी, ज्यादा डोज मिल जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एक मुनासिब और एक जो उसके लिए सही मिकदार है, सही डोसेज है ना मेडिसिन की, उसको पता करने के लिए भी कैलकुलेशंस को यूज किया जाता है, स्टिक्योमेट्री को यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है ना 15.14, ये भी बिल्कुल सेम है। ग्लूकोज का उन्होंने हमें एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है, साथ में उन्होंने हमें उसका मास बता दिया मॉलिक्यूलर मास, और हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है। तो बिल्कुल सेम हमने क्या करना है, इसी तरह हमारे पास फार्मूला है कि हमने n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास हमने यूज किया है इक्वेशन हमारी, वो यही है ना। अच्छा, अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, तो हमने n को CH2O से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 180, उसको हमने एम्पेरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड कर देना है। अब एम्पेरिकल फार्मूला का मास कैसे आएगा, देखिए CH2O है, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। और हमने n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड कर देते हैं ना, तो 180 को जब हम इस 30 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमने सिंपल इस n की वैल्यू को जो है वो इस CH2O के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और n की वैल्यू है क्या हमारे पास 6।
अच्छा 6 जो है वो C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो C6 हो जाएगा। अच्छा हाइड्रोजन के साथ पहले ही 2 है तो 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ भी 6 आ जाएगा तो C6H12O6 सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक क्विक चेक दिया हुआ है, ये है तो बहुत सिंपल, वो कह रहे हैं कि एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, उसका उन्होंने हमें परसेंटेज बता दी है कार्बन की, कि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज है 85.71%। साथ में उन्होंने हमें ये जो उसका मॉलिक्यूलर मास है ना वो दे दिया है 84 और वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। अब देखिए एम्पेरिकल फार्मूला उन्होंने हमें नहीं दिया, मॉलिक्यूलर मास तो उन्होंने हमें दे दिया है लेकिन दूसरी चीज भी तो हमें चाहिए ना, एम्पेरिकल फार्मूला भी तो चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एम्पेरिकल फार्मूला नहीं दिया तो हम पहले एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। अब उसके कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। 5 हमारे पास स्टेप्स थे। सबसे पहले परसेंटेज थी हमारे पास, दूसरे नंबर पे हमने उनका जो है वो मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, फिर हमने जो है वो उनका एटॉमिक रेशियो निकालना था और फिर हमने जो है वो उस एटॉमिक रेशियो को डिवाइड कर देना था जो सबसे सिंपल एटॉमिक रेशियो थी, और उसके बाद हमने जो है वो सिंपल होल नंबर को उसके सबस्क्रिप्ट लिख के हमने ये पांचों स्टेप्स जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अच्छा अब हम उनको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कार्बन की उन्होंने हमें परसेंटेज दे दी है 85.71%। अच्छा अब देखो साथ उन्होंने हमें ये भी बताया है कि ये जो कंपाउंड है ना ये हाइड्रोकार्बन है। अब जो हाइड्रोकार्बन होता है ना वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो अब देखो बच्चों कार्बन अगर 85.71% है तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज भी पता होना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप एम्पेरिकल फार्मूला का यही है कि परसेंटेजेस पता हो। तो टोटल हमारे पास 100% कंपाउंड होते हैं ना, तो हम 100 में से 85.71 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.29%। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब इन दोनों की परसेंटेजेस आ गई हैं। अच्छा अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इसको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना इसको इसके एटॉमिक मास के साथ। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो हम कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 85.71 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.14। ये हमारे पास कार्बन के आ गए नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह अब हमने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे 14.29 जो है हमारे पास उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 14.29 को 1 से डिवाइड करके 1 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एज इट इज 14.29 ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता था एम्पेरिकल फार्मूला के लिए, जो हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझ चुके हैं, वो क्या था एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो के लिए हम क्या करते थे, जिसकी सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उसके साथ डिवाइड कर देते थे सब नंबर ऑफ मोल्स को। तो सबसे कम कितने हैं, कार्बन के 7.14, इसके तो ज्यादा है ना 14.29, तो अब हम इसको 7.14 से डिवाइड करेंगे। तो अब सबसे पहले कार्बन की एटॉमिक रेशियो निकालेंगे तो 7.14 को 7.14 से ही डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हमने 14.29 को 7.14 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अच्छा अब देखो ये सिंपल होल नंबर में आंसर आ गया ना, तो अब हमने सिंपल जो है वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, कार्बन के साथ उसका नंबर लगा देंगे, क्या है 1 है, 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, और हाइड्रोजन के साथ हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। सही है, CH2 हमारे पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब देखें अब आपके पास जो है वो सेम टू सेम अब ये इस तरह की कंडीशन बन चुकी है कि आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है बच्चों और आपके पास मोलर मास भी है ये इस तरह। तो अब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना कोई मुश्किल नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या है कि इक्वेशन क्या होती है कि n और एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके लिए अपने पहले n की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू क्या है हमारे पास कि जो भी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 84 को हमने अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड करना है। अब देखो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और जब हम इस ये हाइड्रोजन 2 दफा 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2। तो 12 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो इस हमने 84 को क्या करना है 14 से डिवाइड कर देना है और 84 और 14 को डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 6। अब देखो हमने इस n की वैल्यू को जो कि हमारे पास 6 आई है अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि CH2 था उसके साथ हमने क्या कर देना है बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 6 जो है वो इस C के साथ भी आ जाएगा
इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ना ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी हो रहा है। तो जब कार्बन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन के साथ 6 लग जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 था तो 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 12। तो C6H12 हमारे पास इस हाइड्रोकार्बन का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यानी एक केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, वो हमने इस टॉपिक के अंदर समझना है। और क्यों एक केमिकल इक्वेशन जरूरी होती है कैलकुलेशंस के लिए, वो कह रहे हैं एक कंप्लीट और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, एक तो वो केमिकल इक्वेशन हाफ नहीं होनी चाहिए कि आधे रिएक्टेंट्स लिखे हैं और आधे प्रोडक्ट्स लिखे हैं, या फिर रिएक्टेंट्स लिखे हैं और प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हुए, या प्रोडक्ट्स लिखे और रिएक्टर्स नहीं लिखे। दोनों चीजें कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों जो है वो बराबर होनी चाहिए। जितने रिएक्टर्स यूज हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट्स बन रहे हो, मोल नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास क्या होना चाहिए, उनके बैलेंस होने चाहिए। तो इस तरह की एक केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी होती है जो कि मोल रेशो के बारे में बताती है कि प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स यूज हुए हैं और रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स जो है, सॉरी, रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स यूज हुए हैं और प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स बने हैं। जो हमारे पास यूज हो रहा होता है वो रिएक्टेंट होता है ना, और जो उसके रिजल्ट में बन रहा होता है वो प्रोडक्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा हमें मैस रेशो भी पता होनी चाहिए कि कितना मैस, कितने ग्राम जो है वो रिएक्टेंट यूज हुआ है और कितने ग्राम प्रोडक्ट हमारे पास बना है। ये सारी चीजें जो है वो एक बैलेंस इक्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है केमिकल इक्वेशन के लिए। इसके ना मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप क्या बनाने लगे, आप केक बनाने लगे, सही है। अब केक की आपके पास एक ऑथेंटिक रेसिपी है कि मुझे केक बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स लिख लूँ कि 2 अंडे चाहिए, सही है, 1 कप जो है वो फ्लोर चाहिए, सही है, मैदा चाहिए, उसके बाद जो है वो 1 कप शुगर चाहिए, अच्छा इतना हमें घी चाहिए, इतना कोको पाउडर, इतना बेकिंग पाउडर, सारी आपके पास जो है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी आपके पास लिखी हुई है, सही है, एक आपके पास ऑथेंटिक क्वांटिटी लिखी हुई है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा बनाना है, आप इसी क्वांटिटी को देखोगे, आपने 2 केक बनाने हैं, आप क्या करोगे, इसी क्वांटिटी को डबल कर दोगे, 4 अंडे यूज कर लोगे, 2 कप फ्लोर यूज कर लोगे, 2 कप शुगर यूज कर लोगे, सही है ना। ज्यादा क्वांटिटी बनानी, ज्यादा बनानी है आपने चीज, प्रोडक्ट आपको ज्यादा चाहिए तो आप रिएक्टेंट्स को बढ़ा दोगे, प्रोडक्ट कम चाहिए रिएक्टेंट्स को कम कर दोगे। लेकिन इस कम ज्यादा करने के लिए पहले आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट तो आपके पास होनी चाहिए ना, एक आपके पास ऑथेंटिक एक बैलेंस रेसिपी होनी चाहिए कि जिसमें आप कम ज्यादा कर सको, सही है। तो इस तरह की जो है वो सबसे पहले एक बैलेंस इक्वेशन का होना आपके पास जरूरी है। अच्छा, अब आप देखो इसमें एक तो हमने मोल रेशो की बात की और एक मैस रेशो की बात की है। अब देखो जिस तरह हमारे पास 1 कप मैदा है, सही है, ये अगर फॉर एग्जांपल बन रहा है 20 ग्राम, अगर हम 2 कप ले लेंगे 40 ग्राम बन जाएगा। इस तरह तो एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता है कि कितना हमने कप्स यूज किए हैं, साथ हमें उसका मैस भी पता है कि कितना मैस यूज हुआ है। इसी तरह आप नीचे ये जो इक्वेशन यूज हुई है ना, इसके अंदर देखिए, अगर CaCO3 का 1 मोल है, साथ हमें ये भी पता है कि 1 मोल 100 ग्राम बन रहा है। अच्छा, HCl जो है इसके 2 मोल्स यूज हुए हैं ना, 1 मोल जो है वो 36.5 ग्राम बनता है। अब 2 मोल्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब हम डबल कर देंगे 36.5 का, तो 73 ग्राम यहाँ पे जो है वो मैस यूज हुआ है। तो मोल्स की रेशो भी हमें पता होनी चाहिए और मैस की रेशो भी पता होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो, अब इस रेशो का हमें फायदा क्या है, ये तो हमने देख लिया कि एक बैलेंस और कंप्लीट इक्वेशन जरूरी है रिएक्शंस के लिए या हमें कैलकुलेशंस के लिए जरूरी है। अब इसका फायदा क्या है कि इस रेशो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी रिएक्टेंट्स का मैस दिया होना तो हम प्रोडक्ट्स का मैस पता कर सकते हैं, और अगर हमें जो है वो प्रोडक्ट्स का मैस दिया हुआ हो तो हम रिएक्टेंट्स के मैस को पता कर सकते हैं। देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो वी कैन फाइंड आउट द मैस ऑफ प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स के मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं फ्रॉम द गिवन मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हमें सिर्फ रिएक्टेंट्स का मैस दिया हो, और द मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर हम रिएक्टेंट्स के मैस को भी पता कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स का मैस दिया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ना, आपको पता है कि आपने ये जो है वो क्वांटिटी यूज करनी है, ये आपके रिएक्टेंट्स है जिनको आपने यूज करना है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनना है, आपके पास 1 केक बन जाना है प्रोडक्ट में, सही है। अगर आप जो है आपको बोला जाए कि फॉर एग्जांपल आपको ये सारी बात पता है, अब आपको बोला जाए 2 केक बनने हैं,
सही है। तो अब आपसे पूछा जाए कि रिएक्टर्स कितने यूज होंगे, आप खुद ही इसकी अमाउंट डबल बता दो कि 4 अंडे यूज होंगे, 2 कप फ्लोर यूज होगा, 2 कप शुगर यूज होगा। समझ आ रही है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि 8 जो है 6 एग्स यूज हो रहे हैं, अच्छा 3 कप फ्लोर यूज हो रहा है और 3 कप शुगर यूज हो रही है, तो बताओ कितने केक बन रहे हैं। तो आप खुद ही बता दोगे 3 केक बन रहे हैं। तो आपके पास जब एक स्टैंडर्ड था, तो अगर आपको किसी ने रिएक्टेंस डबल करके या हाफ करके पूछ लिया, तो आपने बता दिया कि इससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। या फिर अगर किसी ने आपको प्रोडक्ट बता दिया है कि इतने केक बन रहे हैं और कितना जो है वो अमाउंट यूज हो रही है रिएक्टेंट्स की, तो वो आपने खुद ही कैलकुलेट करके बता दी, क्योंकि आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड रेसिपी मौजूद थी। तो जब आपके पास एक बैलेंस और स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना कंप्लीट, और उसकी मोल रेशियो और मास रेशियो आपको पता होती है, तो फिर आपको जो है वो कोई भी रिएक्टर से प्रोडक्ट्स दे दिए जाएं, तो आप उसका जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज, प्रोडक्ट दिए गए हैं तो रिएक्टेंट्स का मास पता कर सकते हो, रिएक्टेंट्स दिए गए हैं तो प्रोडक्ट्स का मास पता कर सकते हो इजीली। अच्छा, अब नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जिसके अंदर देखे ना कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपस में रिएक्ट करें। ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और इनके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी है, एक तो कैल्शियम क्लोराइड बनी है, साथ वाटर बन रहा है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अच्छा, मेन प्रोडक्ट हमारी कैल्शियम क्लोराइड ही है। ये दोनों हमारी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं जो साइड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अच्छा, अब बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। कैसे, ये देखिए, 1 मोल जो है वो इसका यूज हो रहा है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, 2 मोल्स हमारे पास जो है वो HCl के यूज हो रहे हैं। टोटल कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, 3 मोल्स। 3 मोल्स है ना, 2 मोल्स और 1 मोल मिला के कितने हो गए, 3 मोल। अच्छा, रिजल्ट में 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का, 1 मोल वाटर का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है। तो ये भी कितने हो गए, 3 मोल्स हो गए। तो मोल्स भी बैलेंस्ड है दोनों तरफ। अच्छा, अब हम जो है मोल रेशियो हमारी बैलेंस होगी। अब हम मास रेशियो की बात करें, तो जब आप 100 और 73 ग्राम को प्लस करते हैं तो 173 ग्राम बनते हैं। और जब आप 111 ग्राम, 18 ग्राम और 44 ग्राम को प्लस करते हैं, तब भी 173 ग्राम बनते हैं। तो ये हमारा जो है वो मास रेशियो भी बैलेंस है और मोल रेशियो भी बैलेंस है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक बैलेंस और कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है। रिएक्टेंट्स भी दिए हुए हैं और प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे यही बताया हुआ है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम मैस है इसका, 2 मोल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है जिसका 73 ग्राम मैस है, और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की बन रही है जिसका 111 ग्राम मैस है, और उसी तरह से 1 मोल जो है वो वाटर की बन रही है 18 ग्राम मैस है। अब मैस तो आपको निकालना आता ही होगा ना, हमने इतने सारे जो है वो उसमें निकाला हुआ है। जैसे अब हाइड्रोजन का अगर हमने HCl का मैस निकाला है तो कैसे है, क्लोरीन का मैस 35.5 होता है, हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। अब 2 HCl है तो 36.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 73 ग्राम्स का मैस है यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक हमें क्या दी हुई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्विज है, उसमें वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस बिफोर इट कैन बी यूज इन कैलकुलेशन। यानी किसी भी कैलकुलेशन से पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें फिर करेक्ट मोल रेशियो बताती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो करेक्ट मोल रेशियो, और यहाँ पे आप मास रेशियो भी लिख लें, वो मैं लिखना भूल गई, मोल रेशियो और मास रेशियो दोनों हमें बताती है, ताकि हम जो है वो उसको क्या नाम है, कैलकुलेशन को आसानी से कर सके। अब कैसे ये कैलकुलेशन हो सकती है आसानी से, ये देखिए, ये नीचे जो एग्जाम्पल है ना, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि 25 ग्राम लाइम स्टोन यानी CaCO3 को यूज किया है, साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेस में यूज किया, यानी उसकी अमाउंट हमने जो है वो ज्यादा ही यूज किया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब आप देखिए, हमने ऊपर ये इक्वेशन देखी है ना, तो 100 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज हुआ था, तो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बना था। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसका 25 ग्राम यूज करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड कितने ग्राम बनेगा। सही है, ये बिल्कुल सिंपल उस तरह का आपके पास ना क्वेश्चन आ गया जैसे हम बहुत बचपन में आपने 6-7 क्लास में क्वेश्चंस किए होंगे इस तरह के मैथ्स में, कि वो कहते हैं कि अगर जो है वो 30 रुपए की 5 पेंसिलें आ रही हैं तो 2 पेंसिलें कितने की आएंगी। तो आप सबसे पहले तो 30 और 5 को डिवाइड करके एक पेंसिल की अमाउंट निकाल लेते हो ना, कि 6 रुपए की एक पेंसिल है, तो 2 पेंसिलें कितने की आएंगी, तो आप इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आंसर आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है 2 पेंसिलें 12 की आएंगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो आपने जो है वो 100 ग्राम यूज हुआ तो 111 जो है ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है ना, तो आपने 111 और 100 को डिवाइड करके 1 ग्राम की पहले वैल्यू निकाल लेनी। जैसे अभी हमने ऊपर एक पेंसिल की पहले वैल्यू निकाल दी है ना, तो आपने पहले 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेनी इन दोनों को डिवाइड करके, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने
25 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास 25 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी 27.75 ग्राम। तो इसी तरह हमारे पास जब भी कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद होगी तो हमसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को और केमिकल इक्वेशन को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें।